प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही जोश के साथ अपनी सीयूईटी की तैयारी में लगे हुए होंगे और उसके अंतिम पड़ाव तक आप पहुंचने वाले हैं। कैसे करें सीयूईटी की तैयारी जो आपके पास बहुत कम समय रह गया है। देखो, ज्यादातर विद्यार्थियों का जो प्रश्न आ रहा है वह यही आ रहा है, मैडम सिर्फ लगभग 1 महीना शेष है, कैसे हम सीयूईटी की तैयारी करें, कैसे हम अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त करें। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। उत्कर्ष आपके साथ है, उत्कर्ष की समस्त फैकल्टीज मेंबर्स जो हैं वो आपके इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरा भरपूर सहयोग दे रहे हैं। क्या रहे आपकी रणनीति, कैसे आपकी तैयारी हो, उसी को मैं बिल्कुल डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो कंपटीशन तो काफी तगड़ा होने वाला है, ये मानकर चलो काफी अच्छा जो है कंपटीशन का लेवल रहने वाला है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हाई नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझ के संभल के पेपर करोगे तो कोई भी बाधा आपके बीच में नहीं आने वाली। तो हम चलते हैं किस प्रकार से आपका जो पेपर रहेगा। कितने नंबर हैं इस पेपर के? 200 नंबर, और 200 में से 200 स्कोर आप कैसे करो, इसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए ही यह वीडियो लेकर आई हूं। हम बात करेंगे विशेष रूप से हिस्ट्री पेपर की सीयूईटी 2023 की। देखो, सबसे बड़ी चीज जीवन में क्या होती है? उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है। उम्मीद जीत की ना छोड़ना, कभी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। अगर आप चाहते हो मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। उत्कर्ष आपको आपके सपनों को साकार करने में 100% मदद करेगा। देखिए, हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना, जीत मिल जाएगी तभी। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा बच्चे जो है यहां पर कंफ्यूज्ड है। देखो, इस बार से यानी नेक्स्ट सेशन जो शुरू होने वाला है 12th का, उसमें कुछ चैप्टर्स, कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है फॉर 12th बोर्ड। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की, मैं आपको यहां पर जो भी बता रही हूं वो सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पर आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या कहा मैंने? वापस सुनिए, कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चैप्टर आपके पूरे टोटल 15 चैप्टर हिस्ट्री में है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में जो चैप्टर है वो चैप्टर पूरे के पूरे पूछे जाएंगे। एनटीए ने कुछ भी नहीं हटाया। तो एक क्वेश्चन जो बार बार लाइव क्लासेस में आ रहा है, क्या मैडम डिलीटेड पोर्शन है, आएगा क्या डिलीटेड पोर्शन कम हो गया क्या? तो अच्छे से वापस रिपीट कर रही हूं, अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। कौन कौन से चैप्टर है फिर अच्छे से आपको बताने के लिए लेकर आई हूं। सबसे पहला जो हड़प्पा सभ्यता, ब्रिक्स, बीड्स, बोन्स वाला चैप्टर है, किंग्स फार्मर्स वाला सेकंड चैप्टर है, किंगशिप वाला थर्ड चैप्टर है। ये पूरे आपके इतिहास के चैप्टर है जो आप अच्छे से जानते हो, आपने 12th बोर्ड जो है उसमें इन सबको पढ़ रखा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यात्रियों के नजरिए वाला जो चैप्टर है, उसके बाद 6th भक्ति सूफी परंपरा, विजयनगर एम्पायर वाला जो चैप्टर है, किसान जमींदार वाला 8th चैप्टर, 9th चैप्टर शासक और इतिवृत्त है, 10th चैप्टर जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है, उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म जो है वह वाला चैप्टर है। फिर 1857 का जो ग्रेट रिबेल 1857 का विद्रोह है। सारे चैप्टर एज इट इज आपके सीयूईटी में पूछे जाएंगे। तो यह भूल बिल्कुल मत करना कि डिलीटेड पोर्शन अब हो गया है। हाँ, अलग अलग बोर्ड के अलग अलग डिलीटेड होंगे, उसको बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अपने पूरे 15 चैप्टर 1 महीने का समय है, पूरा अच्छे से उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो हमारा जो 12th चैप्टर है कौन सा? औपनिवेशिक शहर वाला है। गांधी जी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके बोर्ड की दृष्टि में भी गांधी जी था सबसे बड़े क्वेश्चन, नंबर ज्यादा लाने वाला। और जो मैंने एनालिसिस किया है लास्ट ईयर के पेपर्स को, उसमें भी गांधी जी वाले चैप्टर का काफी अच्छा वेटेज रह रहा है। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। विभाजन को समझना, यह वाला चैप्टर कहीं कहीं अब बोर्ड में डिलीट हो रहा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपके इस बार सीयूईटी 2023 में यह चैप्टर पूछा जाएगा। तो बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर पढ़ने। लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण है वह,
चलो, अब एक बहुत 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 महत्वपूर्ण, आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे। देखो, जो एनालिसिस किया है, बहुत मेहनत से हमने इस पर बहुत ज्यादा अच्छे से गहराई से एनालिसिस किया है आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है हड़प्पा सभ्यता वाला, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इसमें यह देखा गया कि जो 17 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था उसमें इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 21 को भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। देखो, अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, लाखों विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठने वाले और अपने भविष्य को एकदम शानदार जो है स्वर्णिम भविष्य बनाने वाले, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम अपने चैप्टर्स का। देखो, ये जो मैं बता रही हूं, कोई आपको ये नहीं है कि ऐसा एनटीए ने जारी किया है। एक बात अच्छे से सुन लेना, यह जो मैं बता रही हूं ये सिर्फ एनालिसिस है जो हमने लास्ट ईयर के पेपर्स में देखा है, लेकिन यह कहीं से भी नहीं आया है कि इस बार भी फर्स्ट चैप्टर में से 3 ही क्वेश्चन आएंगे। मैडम ने बताया बोर्ड द्वारा जारी या पेपर नहीं है आपका, जैसे बोर्ड जारी करता है वैसा नहीं है। एक ब्रीफली आपको बता रही हूं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछे गए थे, तो थोड़ा सा इस टाइप से आपको प्रिपेयर रहना है। जो हमने देखा फर्स्ट चैप्टर 17 जुलाई को जो एग्जाम हुआ और फिर 21 अगस्त को जो 2022 में सीयूईटी का पेपर हुआ था, तो फर्स्ट चैप्टर में 3-3 क्वेश्चन दोनों में पूछे गए। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें हम, तो फर्स्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चन और सेकंड में भी 3 क्वेश्चन 21 अगस्त को भी पूछे गए थे। थर्ड चैप्टर की बात करें तो 2 क्वेश्चन 17 तारीख को पूछे और 21 अगस्त वाले पेपर में 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। इसी के साथ अगर हम देखें, देखो करीब करीब वही रेशियो रह रहा है। अगर हम देखें विचारक विश्वास इमारतों वाला जो 4th चैप्टर है आपके, उसमें 4 क्वेश्चन 17 वाले पेपर में पूछे गए और जो दूसरी पारी में पेपर दिया बच्चों ने उसमें 3 क्वेश्चन उस चैप्टर में आए, यानी करीब करीब बिल्कुल सही रेशियो जो है वह चलता रहा। अगर हम बात करें यात्री अल बरूनी इब्न बतूता, जो विदेश यात्री फॉरेन ट्रेवलर्स जो है भारत आए थे, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया है, तो सिर्फ 1 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया। थोड़ा सा इसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रही हूं कौन सा चैप्टर ज्यादा पूछ रहा है। वैसे यह कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में से 6 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक एनालिसिस है जो मैंने किया है पेपर्स उठा करके कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विजयनगर एम्पायर जो है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, किसान जमींदार वाले राज्य में 3 क्वेश्चन और देखो यहां पर 1 ही क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते हैं, शासक और इतिवृत्त वाला जो चैप्टर है उसमें 5 क्वेश्चन इसमें भी आए, 5 इसमें भी आ गए। उपनिवेशवाद, चलो शुरू करते हैं, थर्ड बुक, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए और 5 क्वेश्चन पूछे गए। विद्रोही राज 5 क्वेश्चन, थोड़ा सा यहां पर रुकते हैं। देखो इससे ध्यान पड़ रहा 1857, वैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठाओ इंडिया लेवल पर 1857 का विद्रोह हमेशा हमेशा उसमें होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट थे, हैं और रहेंगे। तो उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, 1857 वाले का वेट जो है, वेटेज जो है थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से औपनिवेशिक शहर देखें तो सिर्फ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लेकिन गांधी जी आ जाओ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जी हाँ नोट पर कौन है, गांधी जी। पिता किसे कहा, गांधी जी को, बहुत महान हस्ती। और खूब अच्छे से मजे मजे से हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में सारे आंदोलन पढ़ते हैं। और गांधी जी का वेट जो है यहाँ पर भी ज्यादा है, बोर्ड में भी ज्यादा था। बोर्ड में भी बड़ा क्वेश्चन जो आपके आ रहा था, निबंधात्मक क्वेश्चन हमेशा गांधी जी पर आ रहा था और आया भी है। और यहां पर भी हम देखते हैं तो यहां पर भी 7 क्वेश्चन, यानी ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई। 7 क्वेश्चन एक चैप्टर में से अगर आए हैं तो महात्मा गांधी जी पर आए, है ना। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना। विभाजन वाला बिल्कुल कोई खास चैप्टर नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आए हैं, पढ़ना है, हमें सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको कम प्रेफरेंस, किसको ज्यादा प्रेफरेंस, बस ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया चैप्टर, 5-5 क्वेश्चन। देखो जो मैंने बताया बिल्कुल 100% 50 क्वेश्चन, पूरी आपकी गिनती मैंने बता दी है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, आपको तैयार रहना है। अब बात करेंगे कैसे, कितने समय में आपको करना है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है मैडम कितने समय में करें, क्या हम कर पाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसानी से कर पाओगे, 100% कर पाओगे। देखो मार्किंग स्कीम को समझोगे, जो आपका टाइम पीरियड है, कितना ड्यूरेशन आपको मिलेगा हर पेपर के अंदर, हर डोमेन के अंदर, तो विशेष रूप से मैं बता रही हूं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री का जो पेपर आएगा उसमें आपका जो टाइम मिलेगा वह कितना समय मिलेगा आपको, 45 मिनट का जो है समय मिलेगा और उसमें 50 क्वेश्चन
क्वेश्चन दिए जाएंगे। अरे घबराओ मत, 45 मिनट 50 क्वेश्चन, 50 नहीं करने हैं, 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस। एक क्वेश्चन में तुक्का लगाया, गलत किया तो 1 नंबर माइनस होगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, सही किया तो 5 नंबर, गलत किया तो -6 मार्क्स हो जाएंगे। तो बी अवेयर, तुक्के मत लगाना। 50 में से 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 40 तो बिल्कुल इजीली कर पाओगे, ये मुझे विश्वास है मेरे बच्चों पर। तो यह ध्यान रखना है आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट आपको सिर्फ 40 ही करने हैं। अब किसी बच्चे की ये आदत होती है कि मैडम मैं तो 50 कर लेता हूं, जो राइट होंगे वो हो जाएंगे। ध्यान रखना, पहले वाले क्वेश्चन ही देखे जाएंगे, पीछे आपके राइट हुए और आगे सारे गलत गलत करके आ गए, नंबर नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सावधानी से अच्छे से पेपर करना। इंडिया लेवल का पेपर आप दे रहे हो, कंपटीशन लेवल से आपको पेपर करना है। 12th बोर्ड को भूल जाओ, 12th बोर्ड का लेवल नहीं रहेगा, थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा, घबराना नहीं है, लेकिन ध्यान से करना है, तुक्के नहीं लगाने। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि भाई मैडम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो छोड़ दो उसको, नेक्स्ट देख लो। मुझे नहीं लगता कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे उसमें निकल कर आ जाएंगे जो आपको मैंने नहीं करवाए हो या जो आपको नहीं आ रहे हो। मेरी कोशिश यही है हर लाइन पे और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊं, है ना। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो नहीं आए, पर फिर भी 10 क्वेश्चन छोड़ने की बात एनटीए दे रहा है तो दिक्कत है ही नहीं। 200 आउट ऑफ 200 आप बिल्कुल इजीली स्कोर कर सकोगे। तो यह संभल कर चलना, जब 40 ही करने हैं तो तुक्के ना लगाएं। 5 नंबर जो है आपकी ईच करेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे, और एक गलत किया तो -1, यानी 5 नंबर तो कटे ही कटे, 1 नंबर और कट गया तो 6 नंबर कट गए। टोटल नंबर कितने हैं? 200 नंबर जो है आपके टोटल होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दो, आपके बिल्कुल 50 में से करने तो 40 हैं, 40 क्वेश्चन है 5 नंबर के, टोटल कितने हो गए? 200 मार्क्स। तो टोटल आपके 200 मार्क्स जो है रहने वाले हैं। यह तो हो गई मार्किंग स्कीम की बात। अब सबसे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह अब मैं आपको बता रही हूं। आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, कोई भी आपको 200 में से 200 लाने से नहीं रोक सकता। सबसे ज्यादा जो चीज देखी गई, जो पिछले बार पेपर आए थे उसमें जो एनालिसिस मैंने किया है वह देखा, क्या देखा है मैंने कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी आपका कंसेप्ट क्या है, आपको कितना समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी रटो रटो ऐसी बात नहीं कहती, एनसीईआरटी कहती है समझो, इसीलिए तो आपके इतने सारे सोर्स डाले हुए हैं। 12th बोर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है सोर्स आपकी जानकारी के लिए, मूल्यांकन हेतु नहीं है। लेकिन यहां एनटीए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। यानी हर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर कैसे करोगे वह भी मैं बताऊंगी अभी आपको। तो सबसे पहली चीज जो गांठ बांधनी है वह आपको यह बांध लेनी है कि चैप्टर की थीम को समझना है। चैप्टर को रटने से यहां काम नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी। यहां पर ध्यान रखना है आपको, उसका कंसेप्ट एकदम बढ़िया क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपके कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग, यानी एक बॉक्स बना दिया, यहां पर एक दे दिया, यहां एक दे दिया, आपको मैच करना है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, वो मैं आपको उसकी तैयारी भी करवा रही हूं। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। फिर आपके कुछ स्टेटमेंट दे दिए, उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वह चूज करना है। यह मैं बता रही हूं आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अब ये कहां पे दिए हुए, कौन सी साइट पे दिए हैं? नहीं, कोई वेबसाइट में कहीं पर जाकर आपको नहीं मिलेंगे। यह तो मेरा एनालिसिस है, ये उत्कर्ष के गुरुजनों का एनालिसिस है, ये मेहनत है हमारी जो आपके लिए है कि किस तरीके के विद्यार्थी क्वेश्चन करे, किस तरीके की प्रैक्टिस करे, ताकि आपका जो स्कोर है 200 हो सके। तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। फिर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आएंगे, चूज द करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स इनमें से कौन सा सही कथन है ऐसा क्वेश्चन आएगा, करेक्ट सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन आएंगे, जैसे घटनाएं हैं इतिहास की अलग अलग समय में घटित हुई, तो आपको पता लगाना है कौन सी घटना कब हुई, कौन सा, जैसे कबीरदास जी है, गुरु नानक देव है, मीराबाई है, किसका टाइम पीरियड कौन सा है। टाइम रटना नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 15वीं शताब्दी के हैं, 16वीं शताब्दी के हैं, 12वीं शताब्दी के, थोड़ा सा। यानी इसका मतलब है हर चैप्टर की काल रेखा जो 12th बोर्ड में बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, यहां आपको आवश्यक है उसको देखना।
कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आपने ध्यान रख ली तो बहुत बढ़िया तरीके से पेपर को कर पाओगे। तो काल रेखा जरूर पढ़ना ताकि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो सके। अब बात करते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे क्या? जी हाँ, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। आपकी बुक में जहां जहां पिक्चर दिए हुए, जैसे 1857 की क्रांति में काफी पिक्चर्स दिए हैं, उस पिक्चर्स पर क्वेश्चन उठाकर पूछे गए हैं। एक भी पिक्चर आपको छोड़नी नहीं है। अब बात करते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। हर चैप्टर में आपके पिंक बॉक्स, ब्लू बॉक्स बने हुए हैं, वो सोर्स हैं, वो आपकी सिर्फ जानकारी के लिए होते हैं। लेकिन यहां सोर्स में से क्वेश्चन उठा उठाकर पूछे हुए हैं, तो हर सोर्स को जरूर पढ़ना है, कोई भी सोर्स छोड़ना नहीं। अब बात करते हैं केस स्टडी। अरे मैडम, केस स्टडी तो हमारी हिस्ट्री में होती ही नहीं है, यही क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी आए, कैसे आए अभी मैं आपको एक एक चीज और अच्छे से बताऊंगी। और इसके बाद करते हैं फिलअप टाइप क्वेश्चन, यानी कोई लाइन है, उसका सेंटेंस पूरा नहीं किया और उसका आंसर आपको ढूंढना है। देखो, इसको अब मैं प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चंस के टाइप्स क्या है। जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता, आप सभी जानते हो कांस्य सभ्यता कहलाती है ना। उसमें लोहा तो है ही नहीं, लोहा तो वैदिक पीरियड से शुरू होगा, है ना। तो यहां पर सीधा सीधा पूछ लिया, बताओ कौन सी धातु के बारे में वो फेमिलियर नहीं थे, वो परिचित नहीं थे। कॉपर, कॉपर के बारे में जानते थे। ब्रोंज तो है ही है ये सभ्यता। गोल्ड जो है दक्षिण भारत से आता था, तांबा खेतड़ी राजस्थान से आता था, लेकिन लोहा नहीं था। तो राइट आंसर हो गया सी। यानी इसमें कोई रटने की बात नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी तरीके से कि यह क्या है। हड़प्पा सभ्यता, उसमें लोहा तो है ही नहीं, लोहा तो बाद में शुरू होगा, महाजनपद बनेंगे, जब राजा आएगा, राजा का साम्राज्य होगा, रजवाड़े विकसित होंगे, उस समय हम लोहे की बात करते हैं। और कृषि उपज बढ़ाने के तरीके, इन सब पर हम डिस्कस करते हैं। तो इस टाइम पीरियड तक तो लोहा था ही नहीं, तो राइट आंसर आपका हो गया आयरन। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको बताया, मैच द फॉलोइंग। देखो, जो भी क्वेश्चन लेकर आई हूं वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़िया तरीके से बन सके कि यस मैडम ये तो हम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। देखो, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो दिया है ये बॉक्स में से, यानी आपको सारे सोर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। सोर्स में से क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा अंतर्विवाह, अगर आपने पढ़े हैं विवाह के प्रकार तो आप अच्छे से जानते हैं, एक ही गोत्र में विवाह अंतर्विवाह है, गोत्र से बाहर विवाह जो ब्राह्मणी पद्धति कहती थी वह बहिर्विवाह है। बहुपत्नी प्रथा यानी ज्यादा पत्नियां, ये तो आपने देखा ही है, चाहे दशरथ देख लो, कोई भी राजा, प्राचीन भारत में खूब सारी पत्नियां। लेकिन बहुपति प्रथा बहुत अनकॉमन थी। हम देखते हैं जो पांडव है, 5 पांडव, उनकी एक पत्नी द्रौपदी का एक एग्जाम्पल आपकी बुक बताती है। तो यह बहुपति प्रथा थी। बस इसको मैच करना है आपको। अंतर्विवाह का मतलब क्या है? अंतर्विवाह का मतलब है वैवाहिक संबंध कहां हो गए, समूह के मध्य ही हो गए, उसे अंतर्विवाह। और जब गोत्र के बाहर विवाह है तो उसे हम बहिर्विवाह कहेंगे। बहिर्विवाह बहुपत्नी प्रथा यानी एक पुरुष की अनेक पत्नी होने की परिपाटी, और बहुपति यानी एक स्त्री के अनेक पति। ये सीयूईटी 2022 में पूछा गया। बताओ कहां मुश्किल आ रही है? ए का सेकंड आंसर जो सही है। अब देखो, यहां पे ए का कोई आंसर दिया ही नहीं है। देखो, थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे इजीली, क्यों उसमें इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इजी क्वेश्चन होंगे वो तो 10-15 सेकंड में आप उस पर टिक कर दोगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता का भी क्वेश्चन बताया, उसमें कहां टाइम लगा, लेकिन टाइम को बचा के रखना है। इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ है, ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन चेक करने, तो हमारे 15 इतने सेकंड इसमें लग गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं पर समय बहुत कम लगेगा, उसको बचाकर कहीं पर ज्यादा भी लगेगा। और अब यहां पर क्यों टाइम वेस्ट करना, जब हमें दिख गया कि भाई एक आप श्योर हो कि ये फर्स्ट वाला सही है और बाकी किसी में दे ही नहीं रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। देख लो, बी का आपके दे दिया है, आपने क्या देखा, देखो ए का क्या दिया है, इसमें ए का जो दिया है, ए का दे दिया 2, ए का दे दिया 2, वो किसी में नहीं है, इसी में है। फिर देख लो, बी का 4 है, सी का क्या दिया है, सी का जो दे दिया है 1, और डी का क्या दे दिया 3rd, तो ये सही है। लेकिन ए में किसी का दिया ही नहीं था, तो आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा आपका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको करेक्ट आंसर देखना है। देखो, कौन बनेगा करोड़पति, खेल देखा है आपने, अमिताभ बच्चन जी बहुत बढ़िया तरीके से खिलाते। बस उसी प्रकार से जब ऐसा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन हो, 2 जो करेक्ट नहीं है उनको हटा दो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम कैसे बचे, यह आपको इसमें, इस पेपर में सीखना होगा।
जैसे हमने देखा यह पूछ रहा है गोत्र के बारे में, राजाओं से विवाह किया था उन स्त्रियों के नाम के बारे में बताओ। यानी सातवाहन वंश के बारे में हमने विवाह के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि गोत्र व्यवस्था की पालना इन्होंने नहीं करी। एक ही गोत्र की दो जो पत्नियां भी होती थी, पिता के गोत्र को छोड़ा नहीं, तो कुछ गलतियां उनकी थी। तो यहां पर हम देखते हैं उनके नाम पिता के गोत्र पर है, ना कि उन राजाओं के गोत्र पर जिससे उनका विवाह हुआ। बिल्कुल ठीक है। कुछ महिलाओं का गोत्र वही है और वह एक चुनौती है बहिर्जातीय विवाह के आदर्श को। बिल्कुल ठीक है। सातवाहन में विवाह करने वाली स्त्रियां बहुपतित्व वाली होती थी, ये सी तो कभी है ही नहीं। तो सी वाला आंसर देखना ही नहीं है, इसको आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब आपके पास बच गए ए और सी। अब इसको चेक कर लो, तो ए तो 100% आएगा ही आएगा, बी आएगा ही आएगा, यानी ए बी तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है अंतर्विवाह का। बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी जो है वह आपका राइट आंसर। हमें समय को मैनेज करना आना चाहिए, कम समय में हम अच्छे से कर सके। जैसे क्वेश्चन दिया है अकबरनामा के बारे में, ये ट्रू फॉल्स वाला चेक करो। इसमें 3 जिल्दों में है, 2 जिल्दों में इतिहास है, तीसरी आईने अकबरी है। देखो बहुत छोटी सी गलती है इसमें, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। यह बाबर के शासनकाल से नहीं है भाई, यह अकबर के शासनकाल से। यह 36वें शासन वर्ष के बारे में नहीं, 46वें वर्ष पे खत्म होती है 1601 में, क्योंकि उसके बाद तो वीर सिंह बुंदेला ने जो है हत्या कर दी थी अबुल फजल की, तो खत्म हो गया इतिहास लिखना। तो यह ध्यान रखना, बहुत बारीक गलतियां दी हुई है। 1, 2 और 3 ABC जो है वह आपका राइट आंसर है और सी आपका जो है वह राइट आंसर। नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस जोड़ना है। देखो इसमें ज्यादा डेट वेट नहीं पूछिए, खाली सन ध्यान रखने। जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 है, जलियांवाला बाग 1919 है, 13 अप्रैल भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, चंपारण सत्याग्रह 1917 है, बारदोली 1928 है जिसमें गांधी जी ने आशीर्वाद दिया है, खुद इन्वॉल्व नहीं हुए। अब देख लो इसमें सही सीक्वेंस तो सबसे पहला वाला कौन सा है? चंपारण, यानी डी इसमें ही पहले आ रहा है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, बस पहला ही आंसर जो है हमारा करेक्ट होना था। जोसेफ नोएल पैटर्न, ये आपके पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गए। हमने पढ़ा कि जब अंग्रेज जो है यहां पर स्थिति 1857 पहला स्वतंत्र संग्राम जिसे कहा गया, इस समय में अंग्रेजों की स्थिति इतनी खराब हो गई, छक्के छुड़ा दिए हमने। ये अंग्रेज महिलाएं बहुत भयंकर डर गई। इसका 2 साल बाद 1859 में पैटर्न साहब ने चित्र बनाकर बताया और इसी वजह से जो अंग्रेज जनता है वो कह रही थी भारतीयों को सबक सिखाओ, प्रतिशोध की भावना भड़की थी और भारतीयों को खुलेआम तोपों के मुहाने बांधकर उड़ा दिया गया। ऐसी सजा हमें मिली थी। लेकिन यह चित्र क्या बता रहा है? असहाय और मासूम, हेल्पलेस, इनोसेंट दिखा रहा है इनको। तो ए आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपकी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। सोर्स में आपके चांडाल की पूरी स्टोरी दी गई है, मातंग जातक के साथ में बोधिसत्व के रूप में जो है जन्म होता है। तो ये राइट आंसर हो गया मातंग जातक। देखो ज्यादातर जो है इंग्लिश बढ़िया दी हुई है, हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी जो मैंने पढ़े हैं पेपर उसमें लग रहा है, तो घबराना नहीं है, बहुत इजी इंग्लिश है। आप उसको पढ़ करके भी कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो बताता है बोधिसत्व के बारे में, चांडाल के बारे में, जहां कहीं हिंदी में अटक जाओ तो इंग्लिश पढ़ लेना, बहुत इजीली आप उसको समझ पाओगे। अब आगे चलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये 5 ही रिपोर्ट दी है, अब आपने इसको पढ़ लिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन का आंसर इसमें कहीं है ही नहीं, ध्यान रखना इसमें से आंसर है ही नहीं, लेकिन आप इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको कि स्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है, जो परमानेंट सेटलमेंट है उसकी बात हो रही है। अब क्वेश्चन पूछा है उस आप कंपनी के अधिकारी का नाम बताओ जिसने स्थायी बंदोबस्त की यानी परमानेंट सेटलमेंट इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। तो हम जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसी ने इसे स्टार्ट किया। तो उस पैराग्राफ में ढूंढना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, वो पैराग्राफ तो बस रिपोर्ट दी है, आपको उसके अलावा सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, उसमें से आपको आंसर देना है। ठीक इसी प्रकार से इसमें बताया कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या स्थायी बंदोबस्त 1798 में हुआ था? नहीं हुआ, यानी फैक्ट भी पूछ रहे हैं, खाली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो यह भी ऐड कर दो, तथ्यात्मक क्वेश्चन भी जो है इसमें पूछे जा रहे हैं। यहां पर जो मैंने आपको बताया है कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो है पूछे, आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके साथ में तथ्यात्मक भी ऐड कर लो। ऐसा मत समझ लेना कि मैडम ने कह दिया कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही पूछेंगे, डेट पूछेंगे ही नहीं, पूछ ली ना सीक्वेंस बेस्ड वाले में। तो तथ्यात्मक जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वह भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वह भी तैयार करने, सभी तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे गए। अब बात करते हैं, यहां पर ये रॉन्ग हो गया, व्यवस्था के तहत जमींदार गांव में भूमि का मालिक नहीं था, वह सिर्फ और सिर्फ क्या था? वह सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर था रेवेन्यू का, बिल्कुल ठीक लिखा है।
उच्च प्रारंभिक मांगों के कारण जमींदार भुगतान नहीं चुका सकते थे। उच्च राजस्व की मांग के कारण जमींदार जंगलों में चले गए, ऐसा नहीं हुआ। यह सेकंड चैप्टर में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि जनता जब राजा से दुखी हुई तो गांवों की तरफ भाग गई या जंगलों की तरफ भाग गई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी बिल्कुल नॉर्मल बात है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो बी अवेयर, नॉर्मल चीजें भी पूछ रहे, अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है जरूर है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा भाई आपका जो है डी राइट आंसर नहीं है और ए नहीं है, यानी बी और सी जो है वह आपका राइट आंसर है। अब देखो यह जो है इस प्रकार से बताया है आपके एक में कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीनो, इस प्रकार के गीत बताए हैं। तो गीत पर भी क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ क्या ले लिया, तो अवध ले लिया था। हमने क्या पढ़ा, अवध जो है। ये सारे क्वेश्चन 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो यह फिलअप बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अब क्या रणनीति रहे मैडम, 1 महीना बचा है, हमें बहुत घबराहट हो रही। अरे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, उत्कर्ष परिवार आपके साथ है। बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़े लेवल का है, लेकिन है तो 12th बेस्ड। 12th आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। देखो पहले अलग अलग बोर्ड का रिजल्ट होता था, उसी के आधार पर आपका चयन होता था। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बोर्ड बहुत स्ट्रिक्टनेस से कॉपी चेक करे और उस बच्चे को कम नंबर दिए हो, कहीं पर बहुत ज्यादा नंबर आए हो। एनटीए चाहता है इस प्रकार से नहीं हो, किसी बच्चे के साथ पक्षपात न हो। अरे ये एग्जाम आपके फायदे के लिए है। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ी है तो बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं है, इजी है, लेकिन सही करने, तुक्के नहीं लगाने। और उसको कैसे करो, तो आपको सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से होने चाहिए। हर यूनिट में से एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है करनी। कैसे करोगे, अरे हमें ना आपके साथ सारथी सीरीज लेकर आ रहे बराबर, पहले भी पढ़े हैं आपके यूट्यूब पर क्वेश्चन की जड़ी लगा दी है हमने। इतने सारे क्वेश्चन हम आपके लिए रेगुलर बना रहे हैं और उसको बाइलिंगुअल आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष के सीयूईटी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस पर आप जो है अपने क्वेश्चंस लगातार प्राप्त करते रहोगे। सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे जिसके द्वारा वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। 50 क्वेश्चन, उसका पूरा सेट, उसकी पूरी तैयारी जो है आपको करनी है। प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा, हम देंगे आपको, चिंता मत करो। हर तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, जैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के हम आपको करवाएंगे। और आपको रिवीजन जरूर करना है। मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आपको, कोशिश यह करो, 1 महीने का टाइम है, 15 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। 1 दिन में 2 चैप्टर आराम से कर सकते हो, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, तो बहुत अच्छे से आप उसको प्रॉपरली तैयार कर सकते हो। लेकिन उसके बाद 7 दिन रिवीजन, फिर 7 दिन रिवीजन, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा होता है हिस्ट्री में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और कोई शॉर्टकट नहीं है। बार बार रिवाइज करोगे, कुछ बातें देखो हम भूल जाते हैं, इसीलिए रिवीजन सबसे मस्ट है। इन सभी पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ शॉर्ट नोट बना दो। भाई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, उसमें से क्या क्या खास लग रहा है, छोटी छोटी बातें जो है नोट कर लो। शॉर्ट नोट्स जो है उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूं वह है सारथी सीरीज 2.0। सारथी, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की नैया पार लगवा दी, जैसे तीर्थंकर ने, हमने देखा कि पूरी जनता की भलाई के लिए उन्हें इस भव सागर से पार लगाने के लिए कार्य की, ठीक उसी प्रकार से ये सारथी सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। आप इसको करते चले जाओ, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको लगेगा चैप्टर तो मैंने याद कर लिया, लेकिन ये मैडम ने कहां से पूछ लिया। तो जब प्रैक्टिस करोगे सारथी सीरीज के माध्यम से तो बहुत अच्छे से जो है आप अपने सारे चैप्टर्स, उसके क्वेश्चंस जो है उसको कर पाओगे। तो सारथी सीरीज के माध्यम से बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकोगे। मैं 100% आपके साथ रहूंगी। आपके सारे चैप्टर्स के बहुत बढ़िया एमसीक्यू और अच्छे से हम लेकर आएंगे। खूब सारे मॉक टेस्ट आपको जो है दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे 100% आप जो है अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकोगे। इसी के साथ यहीं पर विराम देंगे वीडियो को। धन्यवाद।